नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सूर्या बर्थवाल। मधु लिमये जाने माने समाजवादी नेता जिन्होंने जनसंघ के सामने नागपुर से स्वतंत्र होने की शर्त रखी थी और जवाब में जनसंघ ने जनता पार्टी से ही स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। इसी के साथ उस भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ जो आज की सबसे बड़ी राजनीतिक सत्ता है। उन्हीं समाजवादी नेता मधु लिमये के 95वें जन्म दिवस पर कांग्रेस की अगुवाई में तमाम विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आने की अब कोशिश कर रही हैं। बीजेपी के खिलाफ एक शक्तिशाली मोर्चा तैयार करने के मकसद से 1 मई को समाजवादी वामपंथी ताकतों और इनसे जुड़े कई प्रमुख लोग दिल्ली में रफी मार्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी करेंगे। क्या मधु लिमये के बहाने तमाम समाजवादी वामपंथी कांग्रेस की छत्र छाया स्वीकार करेंगे? प्राइम टाइम में आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। समाजवादी मधु लिमये के जन्मदिन पर दिल्ली में 1 मई को तमाम समाजवादी नेता एक मंच पर होंगे। इसे बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा। प्रगतिशील फोरम दिल्ली में 1 मई को समाजवादी मधु लिमये का जन्मदिन समारोह मनाएगी। कार्यक्रम में कांग्रेस, जेडीयू, सीपीएम, सीपीआई, जनता दल एस, एनसीपी, आरएलडी और तमाम समाजवादी दल एक मंच पर जुटेंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इसी समारोह से बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष की गोलबंदी होगी। देखिए, हम आशावादी हैं कि देश में एक सशक्त विपक्ष बहुत जल्द आपको शक्ल उसकी बन जाएगी और उसकी वजह बिल्कुल साफ है। नीतीश कुमार जी ने जब आह्वान किया था उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उस पर बड़े दलों ने विचार नहीं किया और उसका दुष्परिणाम देश के सामने है। जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक बड़ी जीत है, उसका विश्लेषण अगर आप करें तो विरोधी दलों के मतों के विभाजन का उनको लाभ हुआ है। और अब जो 2019 की जो चुनौती है, देश में भारतीय जनता पार्टी की विभाजक जो नीतियां हैं, आर्थिक जो उनके फैसले हैं, उनका जो दुष्परिणाम देश को क्षेत्रीय विषमता और बेरोजगारी के तौर पर भुगतना पड़ रहा है, उसके विरोध में जनमानस तैयार हो रहा है और विरोधी दल अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं। वैसे पहले भी समाजवादियों को एक मंच पर लाने की कोशिशें फेल साबित हुई। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी दलों का अपना स्वार्थ इनकी एकता को कभी साकार नहीं कर पाएगा। सारी कोशिशें धरी की रह गई। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, दिल्ली का चुनाव हुआ, जनता हमारे साथ आती जा रही है और अनेक जीरो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, उससे कोई अंक नहीं बनेगा, कोई संख्या नहीं बनेगी। मधु लिमये हम लोगों के आदरणीय हैं, सब जमा होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसका ये निहितार्थ कि हम बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे, यदि ये करेंगे तो मधु लिमये जी से लोगों के जैसा अपमान होगा, क्योंकि वो सब के थे और सब उनके का सम्मान करते हैं। ये उचित फोरम नहीं होगा। बात कुछ हद तक सही भी है। देश की मौजूदा राजनीति ने विरोधियों को एक होने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन कई बड़े राजनीतिक दलों की समाजवादियों से दूरी विपक्ष की एकता पर सवाल उठाती है। क्या मधु लिमये के बहाने समाजवादी एक हो पाएंगे? पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और चलिए सीधे अब चर्चा की तरफ रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ न्यूज इंडिया के एडिटर इन चीफ संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। साथ साथ हमारे साथ प्रोफेसर अनिल कुमार भी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। अनिल कुमार जी, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संजय जी आपसे एक सवाल के जरिए मैं पूछना चाहूंगा, क्या वाकई में समाजवादी अब एकजुट होंगे? राजनीतिज्ञों की, राजनीतिक दलों की समाजवादी से दूरियां और उसके बाद अब क्या मधु लिमये के नाम पर एकजुटता हो सकती है? क्या स्थितियां ऐसी इशारा कर रही हैं? देखिए, प्रश्न बहुत पेचीदा है, लेकिन लगता है ऐसा है कि जिस तरह से बीजेपी बार बार जीतती जा रही है, उसके बाद इनके सामने कोई विकल्प नहीं रह जाता। ये लगभग वही स्थिति है जब एक बार जनता पार्टी बनी थी, जिसमें गैर कांग्रेसवाद के नाम पे ये सारे लोग इकट्ठे हुए थे। उसमें बीजेपी और ये सारे समाजवादी सोच के लोग एक साथ हो गए थे। उस टाइम कांग्रेस के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि कांग्रेस वही लगातार जीतती जाती थी। उनके भी वोट परसेंटेज 33-35 इसके आसपास होता था जी। अभी भी बहुत सरप्राइजिंग बात है कि अभी भी बीजेपी को भी 31-32% वोट पे जो सक्सेस रेट है वो इतनी हाई है कि दूसरे अगर एक भी कोई दल उनसे अगला है तो वो 20-22% पे कांग्रेस है। इतना गैप होने से वो बार बार जीतते हैं। अगर ये लोग जुड़ जाते हैं तो ये तो नहीं कह सकते कि स्थितियां लगभग वैसी हैं जैसी उस टाइम थी,
लेकिन जब ये नंबर जुड़ जाता है और इनमें से वो लोग छूट जाते हैं जो इस विचार को से सहमत नहीं होंगे, जुड़ने वाले विचार से, तब भी ऐसा नंबर होगा कि टक्कर देते हुए नजर आएंगे। एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो चुनाव किया है मधुल में, बहुत साल बाद किसी ने एक धूल उनके बस्ते से निकाला है, धूल झाड़ के जी। मधुल में वो व्यक्तित्व हैं जो एक टाइम पे कांग्रेस गैर कांग्रेसी जो मूवमेंट है उसमें बिल्कुल अग्रणी थे। वो थे जो जयप्रकाश नारायण के साथ इन सारी पार्टियों को जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे जब जनता पार्टी बनी थी। और मधुल मय का ही वो बयान है जब उन्होंने कहा था कि दोहरी सदस्य नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से जनता पार्टी टूट गई और बीजेपी बाद में 1-2 साल के इंतजार के बाद अस्तित्व में आने लगी जी। जब मधुल मय सारी प्रक्रिया का हिस्सा थे तो ये सारी पार्टी के जोड़ने में एक शर्त रखी गई थी कि जो भी उनके संगठन होंगे उनको उन्हें खत्म करना होगा इस पार्टी में विलय होने के लिए, जनता पार्टी में। और लेकिन बीजेपी जो उस टाइम जनसंघ थी वो इस बात को टालती रही। उन्होंने अपने युवा मोर्चा को तब भी एक तरह से उसका विलय नहीं किया था और ये बात बढ़ते बढ़ते बाद में इस हद तक आ गया कि मधुल मय ने ही पहले प्रश्न उठाया, उसके बाद ये पार्टी टूट गई। बिल्कुल, तो इससे कुछ ऐसी है। इस वक्त चर्चा में हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं, जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर भारती मेहता। डॉक्टर भारती मेहता, आपका भी न्यूज इंडिया के इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद जी। प्रोफेसर अनिल कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वाकई में बीजेपी ने देश के अंदर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि तमाम दलों, राजनीतिक दलों को अब एकजुट होकर एक साथ आना होगा। क्या वाकई में ये स्थितियां अगर बनती हैं तो बीजेपी इसे किस चुनौती के तौर पर देख रही है? देखिए, ये भारत देश जो है ये लोकतंत्र का देश है जी। लोकतंत्र में कोई भी पार्टी की कोई अपनी बहुत बड़ी अस्तित्व तो नहीं होती है। जिसके साथ जनता होती है जी, वो पार्टी सत्ता में आती है। आज स्थिति पूरे देश की ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे देश की जनता खड़ी है और जितने भी विपक्षी दल हैं, खास करके कांग्रेसी, इन सबों के अस्तित्व पे खतरा है। और इस खतरे को देखकर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये लोग एक ऐसे आदमी के नाम पर जी, एक महान नेता, देश का महान नेता मधुलिमय जी के नाम पर ये लोग जमा हो रहे हैं। ये समाजवादी लोग इस बात को भूल गए कि मधुलिमय जी हमेशा कांग्रेस विरोधी रहे हैं और उसी को ध्यान में रख के मधुलिमय जी एक बहुत बड़े स्रोत थे इन समाजवादियों को और अन्य दलों को इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस के विरोध में। आज उस मधुलिमय जी को ऊपर स्वर्ग में बैठे मधुलिमय जी को अपने आप पे शर्म आ रहा होगा कि जिन समाजवाद को हमने पैदा किया था, जिन समाजवादियों के लिए हमने इतनी आवाज उठाई थी और कांग्रेस के विरोध में आवाज उठाई थी, उस कांग्रेसियों के साथ आज ये समाजवादी सभी तथाकथित समाजवादी लोग, मैं एक तो समाजवादी नहीं कहता, तथाकथित समाजवादी जी, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने सत्ता कुर्सी को बचाने के लिए ये सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन इन लोगों से पूछिए कि क्या ये लोग एक नेता तय कर पा रहे हैं? हर रीजनल पार्टी इस तरह से आगे बढ़ रही है अपना नेतृत्व को सामने लेकर कि हमारा ये कुल मिलाकर देखा जाए तो नेतृत्व छांटना भी, नेतृत्व को तय करना भी अब तमाम महागठबंधन अगर बनेगा तो ये भी वो लोग तय कर लेंगे। डॉक्टर भारती मेहता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मधुलिमय के जन्मदिवस के मौके पर एक मंच सजेगा जिसमें कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी और वामपंथी एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। क्या वाकई में इसको ये समझा जाए कि महागठबंधन की जो सुगबुगाहट इतने दिनों से लगातार चल रही है, यहां से एक नई दिशा हमें देखने को मिलेगी कि तमाम विपक्षी दल अब एकजुट होकर महागठबंधन में तब्दील हो जाएंगे? जी सूर्या जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँ कि महान समाजवादी नेता रहे हैं मधुलिमय जी और उनकी जयंती के अवसर पर अगर तमाम समाजवादी सोच के दल, राजनीतिक दल या सामाजिक भी संगठन बहुत से लगे हुए हैं, समाजवादी संगठन अगर एकत्र होते हैं तो मुझे लगता है कि इतनी खलबलाहट भाजपा में नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही अभी सामने जो वक्ता बोल रहे थे उन्होंने एक शब्द शर्म का प्रोफेसर अनिल यादव जी हमारे साथ हैं। जी प्रोफेसर अनिल यादव जी, तो मैं उस शब्द पर खेद प्रकट करना चाहूंगी कि मधुलिमय जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है भारत में। और ये कहना, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहती कि कोई भी अगर गांधी है तो गांधी से बढ़ के कोई व्यक्ति नहीं हुआ है भारत की भूमि पर क्या
100% लोगों ने उनके जीवित रहते गांधी और गांधी दर्शन को स्वीकार कर लिया था। मगर चीजें आती हैं कि समय के साथ लगता है कि नहीं, गांधी दर्शन ही वो दर्शन है जो बेहतर मार्ग राष्ट्र को दे सकता है। तो ठीक उसी तरह मैंने माना कि मधुलिमेय जी कांग्रेस के साथ नहीं थे और तमाम चीजें, मगर आज अगर मधुलिमेय जी की सोच से, उनकी धारा से, सिर्फ उसको व्यक्ति नहीं एक धारा के रूप में देखे, अगर एक मंच पर आ रहे हैं। और दूसरी बात कि आदरणीय प्रोफेसर अनिल साहब जी जिस तरह बोल रहे थे तो लग रहा था जैसे 14 नहीं 29 राज्य में भाजपा को जनता का समर्थन प्राप्त है। ऐसा नहीं है। मैं बड़े भाई से कहना चाहूंगी कि 14 स्टेट में निश्चित तौर पर उनकी सरकार है, मगर बाकी जगहों पर अन्य जनमत प्राप्त दलों, राजनीतिक दलों का शासन है। और ऐसा नहीं है कि 100% भारतीय सीधे बीजेपी हो गए हैं, और ऐसा होना संभव भी नहीं है किसी राष्ट्र में। और भारत तो समाजवादियों का देश रहा है, गांधीवादियों का देश रहा है। तो ऐसे में बहुत परेशान नहीं होना चाहिए इन लोगों को। अगर तमाम समाजवादी दल राष्ट्रीय हित के हिसाब से एक मंच पर एकत्र भी हो रहे हैं तो। जी संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने जब जनसंघ के, अगर जनता दल की अगर बात की जाए, जो आपने इस एक की तरफ इशारा किया कि जहां से भारतीय जनता पार्टी और गैर कांग्रेसी तमाम दल एक साथ एकजुट होकर 90 के दशक के आसपास सब कुछ साथ निकलकर सामने आए, तो अगर ऐसा ही कुछ होता है और महागठबंधन की स्थितियां बनती हैं, तो क्या वाकई में इस महागठबंधन के भविष्य को सुनिश्चित माना जा सकता है? देखिए, तात्कालिक तौर पर तो मुझे लगता है ऐसे प्रयोग हमेशा होते रहे जहां लीडरशिप के मामले में क्लैरिटी नहीं थी, और धीरे धीरे जब वो आंदोलन बढ़ता गया तो कोई ना कोई सामने राजनेता आ गया। मैं फिर से मधुलिमेय के विचारों पे जाके आपको कुछ तथ्य बताना चाहूंगा जो शायद इस चीज के थोड़ा रास्ता दिखा सकें। मधुलिमेय ने अपने पार्लियामेंट के इंटरवेंशंस में कई बार ये बताया कि जो भारतीय लोकतंत्र है वो वेस्टमिंस्टर सिस्टम से ही बेस्ट है, वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिव होने से ही बेस्ट है। अगर वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म होती है या पावर का सेंट्रलाइजेशन होता है, जैसे एक एकत्रीकरण हो रहा है पावर का होता है, तो देश के लिए खतरनाक यही हो सकता है। इसी मुद्दे पे वो कांग्रेस के खिलाफ थे। अगर हम विचार में जाके देखें तो शायद मधुलिमेय इस मॉडल में भी फिट बैठते हैं कि अब पावर का जिस तरह से एकत्रीकरण हो रहा है, इकट्ठी हो रही है, उस हालत में जिस तरह से केंद्र सरकार या मोदी जी जित ताकतवर बनते जा रहे हैं, सारी सत्ता उनके हाथ में जाती रही है। मधुलिमेय आज भी रेलेवेंट है जी। लेकिन बात यह है कि ये लीडरशिप वाला मामला फिर से आएगा। उसके लिए भी मधुलिमेय ने एक बात कही थी, उनका एक इंटरव्यू छपा है इंडिया टुडे में, उस वक्त जब जनता पार्टी टूट रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्तियों के विवाद की आप बात करते हैं ये ज्यादा महत्व नहीं रखती। महत्व इस बात का रखता है कि कौन सी क्लासेस अफेक्टेड हैं और कौन सी क्लासेस जुड़ के कोई अपने लिए एक एक्सप्रेशन चाह रही है राजनीति में। वो बात आज भी मुझे लगता है बिल्कुल प्रासंगिक है। आज भी बहुत सारे लोग देश में ऐसे हैं जो सोचते हैं कि जो नया ढांचा सरकार चलाने का न्यू कैपिटलिज्म है, उस हालत में बहुत लोग छूट जाते हैं। उनको अपनी अभिव्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं इकट्ठा होना पड़ेगा, और वो सबसे निश्चित तौर पे बॉटम ऑफ द पिरामिड है। जी डॉक्टर भारती जी, आपसे एक जवाब चाहूंगा कि अगर महागठबंधन की स्थिति बनती है, दूसरा मोर्चा का सपना अगर साकार होता है, तो नेतृत्व किस तरफ जाएगा? सूर्या जी, सबसे पहले इस लोकसभा चुनाव के बाद हमारे दल जदयू ने पहल किया था इस बिंदु पर, मगर इस तरह के जो निर्णय हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर इसके समन्वय हेतु पहल होती है और राष्ट्रीय स्तर पर ही नीतियां तय होती हैं। इसलिए शायद अभी मेरा कुछ कहना जल्दबाजी होगी। जी प्रोफेसर अनिल यादव जी, आपके पास आना चाहूंगा। जो स्थितियां वाकई में बन रही हैं, बीजेपी ने किस तरह से देखती है? क्योंकि वाकई में स्थितियां इससे पहले भी जब भी कभी बनी और इस तरह के प्रयोग अगर कभी भी होते रहे हैं तो उनका कोई बड़ा भविष्य निकल कर सामने नहीं आया। फिलहाल 2019 में अब लोकसभा चुनाव है, ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। महागठबंधन के अगर इस तरह के इशारे अगर मिल रहे हैं और ये स्थितियां अगर जल्द से जल्द निर्माण में आ भी जाती हैं तो बीजेपी के लिए मुसीबतें बढ़ेंगी। क्या वाकई में स्थितियां ऐसी होंगी कि चुनौती के तौर पर निकलेंगी? देखिए, बीजेपी के लिए कोई मुसीबत नहीं आने वाली है अभी तत्काल, जब तक जनता साथ है बीजेपी के लिए कोई मुसीबत नहीं है। दूसरी बात मैं भारती जी को बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा, मधुलिमेय एक ऐसे नेता थे देश के जिसको कि हर कोई सम्मान करता था। मधुलिमेय जी के ही कहने पे सारे विपक्षी दल, कांग्रेस जिसमें सत्ता में थी, सारे विपक्षी दलों ने अपने अस्तित्व को समाप्त करके एक नई पार्टी बनाई थी। उसमें हम भी थे
जी। सारे लोगों ने अपने अपने अस्तित्व को समाप्त करके जनता पार्टी बनाई थी और हम लोग उसके बाद उसमें चुनाव लड़े थे और कांग्रेस का विरोध करके सत्ता बदले थे। तो क्या ये मधुलिमय जी की बेइज्जती नहीं है कि आप मधुलिमय जी के नाम पर महागठबंधन बना रहे हैं, अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं कर रहे हैं, अपने नेताओं को प्रोजेक्ट करने के लिए, अपने दल के अस्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने अपने ढंग से प्रयास कर रहे हैं और बीजेपी के सामने खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप खड़े हों, लेकिन मधुलिमय जी के सिद्धांतों पे चल के खड़े हों तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आप अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए पहले तैयार हो जाएं, सब के सब अपना अस्तित्व को समाप्त करके कांग्रेस के साथ मिलकर कांग्रेस भी अपना अस्तित्व समाप्त करे और एक नई पार्टी बना ले तो अच्छा लगेगा। और तब बीजेपी के साथ आप सामने चुनाव में आवे तो जनता को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। और जब तब जनता तय कर देगी कि बीजेपी के साथ जनता है कि उन सत्ता स्वार्थी लोगों के साथ। डॉक्टर भारती जी, क्या वाकई में सिर्फ अस्तित्व बचाने की ये जद्दोजहद है या वाकई में जनता के हकों को देखते हुए अब बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन का ऐलान जल्द होगा? सूर्या जी, मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग अनावश्यक पूर्वानुमान लगा रहे हैं। अभी ये मधुलिमय जी की जयंती है और तो क्या बीजेपी चाहती है कि जयंती, ठीक है आपने कहा कि शायद इससे पहले इतने बड़े स्तर पर नहीं मनाने की कोशिश हुई थी, सवाल खोजे जा रहे हैं, मगर तो क्या बीजेपी का कहना है कि नहीं मनाया जाना चाहिए ये जयंती? और मुझे लगता है कि क्या होगा तब ज्यादा नहीं, मात्र 48 घंटे की बात है, तो हो सकता है ये सिर्फ एक जयंती हो या हो सकता है कि समाजवादी दलों की तरफ से एक कोई नई राह निकले। तो मुझे लगता है कि सबको इस बिंदु पे 48 घंटे बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, तो इंतजार करना चाहिए कि 1 मई को क्या होता है। जी संजय जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 1 मई बहुत ही दिलचस्प तारीख है क्योंकि ये इंटरनेशनल लेबर डे भी है। तो अच्छा होगा कि समाजवादी लोग एक ऐसा विकल्प सामने, एक ऐसा रूपरेखा ला सकें जहाँ पे जो अभी जो अंतर्राष्ट्रीय समाज में अर्थव्यवस्था और रोजगार पैदा करने की समस्या चल रही है उसका कोई विकल्प ला सके। क्योंकि आप मोदी जी या बीजेपी या उन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इनकी खिलाफत करते रह जाएंगे और मूल जो मुद्दे हैं उन पे कुछ नहीं हो पाएगा। आप लोगों की भी सरकारें रही हैं जगह जगह और आपका रिकॉर्ड भी शायद उतना अच्छा नहीं है जितना कि सारा हम आप लोग आरोप लगाते हैं दूसरों पे। तो 1 मई ऐसी तारीख है जहां इंटरनेशनल लेबर डे होने से एक बहुत सारे लोगों में एक बेचैनी है कि क्या होगा। अब कुछ ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो वर्ल्ड बैंक ने शेयर किए, उनके हिसाब से अगले 20-30 साल में हिंदुस्तान के 69% जो रोजगार है उसको रोबोट्स ले जाएंगे। चाइना में ये 73% तक हो सकता है। जो आगे जो बेरोजगारी वाली स्थिति पैदा होने वाली है वो इतनी भयानक है कि सारी पार्टियों को इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। अगर हम अपने ही आंकड़े देखें तो 2015 में देश में सिर्फ कुछ 8 सेक्टर जो बड़े हैं जॉब, 1,35,000 नौकरियां पैदा हो पाई। उससे पिछले साल में सिर्फ 4,95,000 2014 में। तो भयानक स्थिति है। जब तक ये राजनीतिक पार्टी इन बातों का जवाब नहीं ढूंढेंगी, इनके जो ऊपर से मिलना है व्यक्तियों का मिलना, व्यक्तित्वों को पॉलिसी के लेवल पे लोगों को फिर से एक तरह का धोखा ही हो रहा है। जी डॉक्टर भारती जी, 1 तारीख को जब एक मंच पर समाजवादी, कांग्रेस और वामपंथी एक साथ नजर आएंगे तो जन्मदिन मनाने के दौरान क्या कुछ संदेश रहेगा? किस तरह की पॉलिसी, सिर्फ व्यक्तित्वों का मिलना हम एक मंच पर देखेंगे या एक पॉलिसी का निर्माण होता हो नए भारत के अंदर, नई विचारधारा के साथ साथ एक नई पॉलिसी को भी हम मंच पर साझा होते हुए देखेंगे? निश्चित तौर पर मैं अभी जो वक्ता बोल रहे थे मैं इनसे सहमत हूँ और मैं भी आशा करूंगी कि इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी है और सचमुच में पूंजीवाद बनाम समाजवाद का जो है वो चीजें लगती हैं बहुत चमकीली, मगर वास्तव में निश्चित तौर पर आज भी जब दिल्ली के जंतर मंतर पर महीनों से किसान नंगे बैठा हुआ है और उसका संज्ञान लेने वाला कोई सत्ता नहीं है, तो सचमुच महसूस होता है कि इस राष्ट्र में कितनी संवेदनहीनता है, ये महसूस होता है सूर्या जी। और मैं सहमत हूँ अभी जो बोल रहे थे इससे कि निश्चित तौर पर 1 तारीख को न्यूज इंडिया के एडिटर चीफ इस वक्त पुख्ता रूप से
इन तमाम चीजों पे आने वाली बेरोजगारी, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर काम कर रहे हैं, इन तमाम सवालों को लेके निश्चित तौर पर समाजवादी दलों को एक मजबूत रूपरेखा के साथ सामने उभर के आना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण भारत का नौजवान और युवा आस लगाए बैठा है कि लाखों करोड़ों नौकरी का वादा देने वाले मोदी जी पहले जितनी दे पाते थे लोग पिछली सरकार में नौकरी, वो भी खत्म हो गई। तो निश्चित तौर पर ये आशा के साथ लोग देख रहे हैं। और हम डॉक्टर भारती जी, डॉक्टर भारती, मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। जैसे प्रोफेसर अनिल यादव जी ने कहीं कहीं इस बात का संकेत दिया है कि उन्हें समाजवाद जैसी चीज से कोई घृणा नहीं है, जैसा कि माना जाता था आज से 30, 40 साल, 50 साल पहले कि भारतीय जनता पार्टी 1980 से पहले उसका सोच समाजवादी नहीं था। लेकिन अब जो मोदी जी अपने आप को गरीबों के नजदीक दिखाते हैं और योगी उनसे भी आगे निकल गए, वो बिल्कुल आपका जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उस पर मोदी जी से भी आगे निकल गए, तो क्या वो अपने आप को समाजवादी वाले एक जो ढांचा है उसमें एक ढालने की कोशिश नहीं कर रहे? और ये आप लोगों के लिए समाजवाद का जो ढिंडोरा पीटने वाले लोग उनके लिए चुनौती नहीं है? क्योंकि वो स्पेस भी अब बीजेपी अपने पास ले जा रही है। एक तरफ उनके पास सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है जो दक्षिणपंथी है, और दूसरी तरफ उनका जो आर्थिक ढांचा है उसमें बहुत कुछ समाजवादी चीजों को शामिल किया गया है। देखा जाए, इससे मैं कहूं कि मैं छोटा सा एक उदाहरण दूं। बहुत बढ़िया लगा जब आदरणीय मोदी जी ने उड़ान सेवा वाला अभी कल स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया लगा कि अब चप्पल वाले लोग भी हवाई जहाज में जाएंगे। बहुत ये बढ़िया ये लगा योजना। मगर एक चीज मैं कहूं कि आज भी जो रेलवे है वहाँ 400 रुपए में पटना से दिल्ली लोग पहुंचता है एक आम आदमी। और सच्चाई है कि 4 महीने पहले का नियम बना है रेल मंत्रालय में, और ठीक 4 महीने पहले 120 दिन पहले आप नेट खोलिए या स्टेशन पर जाइए, वो तमाम बुकिंग हो चुकी रहती है टिकट की। मैं एक चीज कहूं तो मिनिमम 2500 और आप 400 रुपए में दिल्ली पहुंचते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि ये वास्तव में समाजवाद है या समाजवाद का लबादा या छलावा है, ठीक है। कारण कि आप रेल जैसी लोक कल्याणकारी योजनाएं भी कंप्लीट दलालों के हाथ में चली गई है, और जब आप वहीं किसी दलाल से संपर्क करते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ एक्स्ट्रा देने के बाद टिकट मिल जाते हैं। मैं सवाल इस बिंदु पे ही अगर एक मैं सवाल उठाऊं, समय कम है, तो ये क्या है, ये किस गरीब की बात हो रही है इस देश में? एक तरफ हम कहते हैं कि हम चप्पल वाले को उड़ान हम चढ़ाएंगे, बहुत अच्छी बात है, मैं धन्यवाद देती हूँ इस सोच के लिए। मगर दूसरी तरफ हमें नहीं मिलता है टिकट ठीक 4 महीने पहले। आप कहीं भी नेट सर्च कर लें, आप कहीं भी आप स्टेशन पे चले जाएं, 120 दिन पहले नियम है कि मिनिमम 120 डेज पहले आप करवा सकते हैं, और उसी दिन तमाम बुकिंग्स खत्म हो चुकी होती हैं। ये कौन सा छलावा है? ये कौन सा समाजवादी लोकतंत्र? सरकारी योजनाएं तो हो जाती है लेकिन उसके बाद मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो पाती। प्रोफेसर अनिल यादव जी, जैसे भारती जी कुछ भी बोल रही हैं, ये अपने दल को बचाने के लिए बोल रही हैं। पहली बात, ये लोग भारती जी आप जो बोल रहे हैं, मैं गलत बोल रही हूँ तो बताया जाएगा। हाँ, आप गलत बोल रही है ना, आप बोल रही हैं गलत। रेलवे में रिजर्वेशन मिल जाते हैं, सुन लीजिए ना मैं जो बोल रहा हूँ। जिस समय आप यूपीए की सरकार थी, रेलवे में रिजर्वेशन किसी भी आदमी को नहीं मिलता था बिना दलालों के। आज के तारीख में सारे चीज ऑनलाइन है, आप घर बैठ के भी अपना कर लेती है रिजर्वेशन। दूसरी बात कि यदि इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में आपको तुरंत मिल सकता है, उसमें थोड़े पैसे ज्यादा लग जाते हैं। वो सुन लीजिए, अधिक मूल्य पर वो टिकट उपलब्ध होता है। हाँ, इमरजेंसी होता है तो अधिक मूल्य पर, और जिस समय नहीं। भारती जी मैं बुक हो चुका होता है। भारती जी जितनी व्यवस्था है उस व्यवस्था में यदि रिजर्वेशन हो रहा है और रिजर्वेशन हो रहा है तो आपकी कैपेसिटी है, आप रिजर्व करके उतना चल रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता के पास वो कैपेसिटी। दूसरी बात मैं बोल रहा था कि जिस समाजवाद की बात ये लोग करते हैं जी, ये तथाकथित समाजवाद है। सच्ची बात आपने सूर्या जी कहा कि रियल समाजवाद तो आज भारतीय जनता पार्टी ने अडॉप्ट कर लिया है, जिसका कि विचारधारा ही है कि अंतिम पायदान पे बैठे हुए आदमी के
विकास के लिए काम किया जाए और इस लाइन पर काम चल रहा है। बिल्कुल। प्रोफेसर अनिल यादव जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि कार्यक्रम में आखिरी पड़ाव पर है। एक न्यूट्रल राय संजय जी आपकी तरफ से जानना चाहूंगा कि जिस महागठबंधन, जिस समाजवाद की बात करके अब तमाम राजनीतिक दल अब बीजेपी बनाम एक दूसरे मोर्चे की तैयारी में जुटे हुए हैं, क्या वाकई में ये सिर्फ अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है या वाकई में इस वक्त हिंदुस्तान को जरूरत भी आन पड़ी है कि तमाम आम आदमी के मुद्दों को लेकर विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा है? देखिए, इसमें दो मुद्दे। एक बात तो ये है कि समाजवाद के बारे में लगभग आम राय बनती जा रही है। ये बहुत अच्छा संकेत है क्योंकि बहुत लोग डरे हुए थे कि मोदी जी आने के बाद अंबानी अडानी ये सरकार चलाएंगे। अब समाजवाद के पक्ष में सीधे सीधे अनिल यादव जी बात कर रहे हैं और संकेत मिलते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात इस सेंस में भी है कि मोदी जी इतने ताकतवर हैं कि इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट वो है कि आप चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। तो विपक्ष अगर अकेला उनसे कोई टक्कर नहीं ले सकता तो सारे लोग मिलके लें, जिससे भी वो प्रश्न पूछे जा सकें जो लोकतंत्र में पूछना जरूरी होता है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि उनमें से सत्ता के लायक कोई अभी मोदी जी के आसपास भी है, उस कद का कोई है नेता जो उनको टक्कर दे सकता है। बिल्कुल। संजय जी, आप इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर भारती, आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर अनिल कुमार जी, आपने भी वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।